हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के पॉलिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, शीत युद्ध के दौर में हमने 10 क्लासें लगभग 30-30 मिनट की, 25-25 मिनट की कवर की है और उसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया। केवल आपके एक टॉपिक यानी क्यूटिस टॉपिक का एक हेडिंग रह गई है और वो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हेडिंग पढ़ने के बाद आपका ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। 10-11 क्लास लगी है, छोटी छोटी करके हमने 10-11 क्लासों में पूरे टॉपिक को शानदार तरीके से समझने की कोशिश की है। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले इसकी जो आज की हेडिंग है सबसे पहले वो कवर करते हैं। इसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप वो देखने की, सोल्व करने की कोशिश करना, आराम से सोल्व कर पाओगे। कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित आपकी जो हेडिंग है वो एक हेडिंग रह गई है और उस हेडिंग से रिलेटेड सारी बातें पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस हेडिंग को डाल लेना। सबसे पहले आपकी वो हेडिंग है नव आर्थिक नव अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, हेडिंग का नाम है आपकी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, नव का मतलब नया होता है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से संबंधित और आर्थिक का मतलब पैसे से संबंधित, व्यवस्था मानी व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, किस तरीके से अस्तित्व में आई, सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें पॉइंट लिख लेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट कि शीत युद्ध शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग लगवाई है शीत युद्ध के दौरान, और शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया। तो मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया तो इसमें मैंने पहली दुनिया का नाम बताया था कि अमेरिका गुट जो है इसको पहली दुनिया बोलते हैं, सोवियत संघ वाले गुट को दूसरी दुनिया बोलते हैं, और तीसरी दुनिया किसको बोलते हैं, जो अलग विकसित और गरीब देश थे उनको तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया था। और ये शीत युद्ध के दौरान ही ये सारी चीजें अस्तित्व में आई थी। तो शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया, कोष्टक में लिख देता हूँ, तीसरी दुनिया का मतलब है अलग विकसित व गरीब देश। ठीक है, तीसरी दुनिया अस्तित्व में आई अर्थात अर्थात करके लिखो, अर्थात गुट निरपेक्षता में अर्थात गुट निरपेक्षता गुट निरपेक्षता में, या फिर ऐसे लिखो, गुट निरपेक्षता आंदोलन में वे सभी देश वे गुट निरपेक्षता आंदोलन में लगभग वे सभी देश शामिल थे जो अलग विकसित व गरीब थे। अलग विकसित व गरीब थे। ठीक है, तो मैंने पहले आपको पहला पॉइंट मतलब पहले वो लिखवाया है, पहला पॉइंट जिसमें है शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया अस्तित्व में आई, तीसरी दुनिया बनी। और तीसरी दुनिया किसको कहा गया, जो अलग विकसित थे, डेवलप ही नहीं हुआ, अभी बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ और गरीब थे। ऐसे देश जो अलग विकसित और गरीब थे उनको तीसरी दुनिया कहा। और ये तीसरी दुनिया का अस्तित्व शीत युद्ध के दौरान ही आया। और अर्थात गुट निरपेक्षता आंदोलन, यहाँ पर मैं और लिख लेना, गुट निरपेक्षता आंदोलन में लगभग वे सभी देश शामिल थे जो यहाँ पर तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात अलग विकसित तथा गरीब थे। या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, तीसरी दुनिया। ठीक है, वह एल के ऊपर तो लिखवा ही दिया है, तो ये अलग विकसित या गरीब देश क्या हो गए, तीसरी दुनिया। तो ये सारे क्या थे, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। पहली लाइन आपकी ये होती है। दूसरी होगी, इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास
आर्थिक विकास करना। तो पहली चुनौती आपकी हो गई, इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद के देश का आर्थिक विकास तथा आर्थिक विकास करना तथा देश को गरीबी के जाल से मुक्त करना। ठीक है, तो इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अपने देश का आर्थिक विकास करना तथा देश को गरीबी के जाल से मुक्त करना। कौन से देशों के सामने? अलग विकसित या गरीब या तीसरी दुनिया के देशों के सामने। ठीक है, इस कारण इन देशों ने व्यापार तथा विकास करने के लिए विश्व के सामने आवाज उठाई तथा वैश्विक स्तर पर विकास के अवसरों की मांग करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ? गरीबी इनके सामने प्रमुख समस्या ये थी, आर्थिक विकास और गरीबी के जाल से मुक्त करना। इस कारण इन देशों ने व्यापार तथा विकास करने के लिए दो चीजों की महत्वपूर्ण थी, एक तो व्यापार करना और दूसरा अपने देश का विकास करने के लिए विश्व के सामने आवाज उठाई, यानी वैश्विक स्तर पर आवाज उठाई। यहाँ विश्व के सामने की जगह आप वैश्विक स्तर भी बोल सकते हो, या विश्व के सामने आवाज उठाई तथा वैश्विक स्तर पर विकास के अवसरों की मांग करने लगे कि हमारे लिए विकास के अवसर नए गढ़े जाएं। ठीक है, अभी क्या होता है उसके बाद? इनकी मांगों के निराकरण हेतु यूएनओ द्वारा 1972 में एक सम्मेलन किया गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है कि शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया, जिनको अलग विकसित व गरीब देश कहा जाता है, वो अस्तित्व में आई। अर्थात गुटनिरपेक्षता आंदोलन में लगभग वे सभी देश शामिल थे जो अलग विकसित व गरीब या तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाते थे। इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास करना तथा देश को गरीबी के जाल से मुक्त करना था। ठीक है, इस कारण इन देशों में ने व्यापार तथा विकास करने के लिए विश्व के सामने आवाज उठाई तथा वैश्विक स्तर पर विकास के अवसरों की मांग करने लगे। इनकी मांगों के निराकरण हेतु यूएनओ तो जानते हो ना, यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। कोष्टक में लिख लेना संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ द्वारा कौन से साल में? 1972 में एक सम्मेलन किया गया। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से लिख लेना। अब मैं यहाँ से इन सभी को मिटा रहा हूँ, फिर हम पढ़ते हैं 1972 के सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं, सम्मेलन की जानकारी लेते हैं। तो सम्मेलन कैसे हुआ, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो सम्मेलन कब हुआ? पहले इसकी पॉइंट पढ़े तो कब हुआ? आप कहोगे सर 1972 में हुआ। ठीक है, सम्मेलन का पूरा नाम, सम्मेलन के पूरा नाम की बात करते हैं तो सम्मेलन का आपका पूरा नाम आता है अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड। ठीक है, इसका हिंदी में, इंग्लिश में अगर मैं पूरा नाम लिखूं इसका, तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ।
इसकी हिंदी इंग्लिश में पूरा नाम, फिर इसका हिंदी में पूरा नाम बताता हूँ। सम्मेलन है 1972 में यूएनओ ने सम्मेलन आयोजित किया। कब हुआ? 1972 में। सम्मेलन का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड, एन का मतलब हो जाएगा नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। सी का मतलब देखो, यू का मतलब हो गया यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, सी का मतलब हो जाएगा कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, टी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑन, एंड ऑन लगेगा पहले, फिर टी का मतलब ट्रेड, ए का मतलब हो जाएगा एंड, डी का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपके सम्मेलन जो अंकटाड सम्मेलन 1972 में यूएनओ ने आयोजित किया, ठीक है ना, वो अंकटाड तो इसका अंकटाड का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड, एन यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, सी का मतलब कॉन्फ्रेंस, और ओन शब्द लगेगा, फिर लगेगा ट्रेड, टी का मतलब ट्रेड, ए का मतलब एंड, और डी का मतलब डेवलपमेंट। अगर इसका पूरा अर्थ देखोगे तो देखो, यूनाइटेड का मतलब, इस यूनाइटेड नेशंस का मतलब संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। और यहाँ पर ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, संयुक्त राष्ट्र व्यापार, तथा एंड का मतलब तथा, डेवलपमेंट का मतलब विकास। और अर्थ की दृष्टि से जब ये कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का अर्थ यहाँ पर आ जाएगा विकास, और कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ निकल के आया आपके पास, संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। अंकटाड पूछा जा सकता है, अंकटाड कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? तो 1972 में हुआ था अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र व्यापार सम्मेलन, ठीक है। आयोजनकर्ता कौन था इसका? आयोजनकर्ता भी पूछा जा सकता है, तो आयोजनकर्ता भी आपको पता होना चाहिए, यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ आयोजन करता था। सम्मेलन का पूरा नाम आपका ये रहा। कब हुआ था? 1972 में। इसका प्रमुख उद्देश्य पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं उद्देश्य में, ठीक है। उद्देश्य इसका था अलग विकसित तथा गरीब देशों को, है ना, देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के अवसर प्रदान करना, को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार लिखो, व्यापार तथा विकास के अवसर प्रदान करना, ठीक है। व्यापार के तथा विकास के अवसर प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था किसका? इस सम्मेलन का, ठीक है। अब इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट भी थी, अब उस रिपोर्ट के बारे में भी लिखते हैं, रिपोर्ट, ठीक है। और रिपोर्ट क्या थी? व्यापार अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवस्था के सुधारों के प्रावधान व्यापार अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवस्था के सुधारों के प्रावधान शामिल थे, ठीक है।
ये सारा आपका हो गया सम्मेलन के बारे में। यानी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सम्मेलन हुआ 1972 में। सम्मेलन का पूरा नाम अंकटाड। अंकटाड का मैंने पूरा अर्थ लिख दिया है। आयोजनकर्ता कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन। वो उद्देश्य क्या था? अल्प विकसित तथा गरीब देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और विकास के अवसर प्रदान करना। इसके संबंध में एक रिपोर्ट इस सम्मेलन में पेश की गई थी, व्यापार अनुबंधों से संबंधित थी। व्यापार के जो भी संबंध देशों के साथ अनुबंध बनाए जाते हैं, उन अनुबंधों से एक रिपोर्ट थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार तथा व्यवस्था के सुधारों के प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जो सुधार किए जा सकते हैं, वो सुधार से संबंधित जो प्रावधान बनाए गए थे, उस सारे के सारे प्रावधान आपकी इस रिपोर्ट में शामिल थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इनको सभी को उतार लेना ध्यान से। इसके बाद में इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लिखनी है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है, नीचे चाहे रिपोर्ट को इस तरीके से रहने दो, और रिपोर्ट आपको यहाँ पर लिखनी है, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। ठीक है, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला बिंदु हो जाएगा अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर पूर्ण अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण दायित्व या फिर अधिकार होगा। अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर पूर्ण दायित्व या अधिकार होगा। ठीक है, या फिर पूर्ण अधिकार होगा या दायित्व, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और हो जाएगा दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा अल्प विकसित देश गरीबों के साथ विकसित देशों के साथ व्यापार कर सकेंगे। विकसित देशों के साथ व्यापार कर सकेंगे। अल्प विकसित देशों के साथ व्यापार कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि विकसित देशों द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी का गरीब देशों, अल्प विकसित लिख देते हैं। ठीक है, अल्प विकसित व गरीब देशों के लिए गरीब देशों के लिए मूल्य कम निर्धारित करना होगा, या कम निर्धारित करना होगा। इसी तरीके से लिख लो, कम निर्धारित करना होगा। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट और लिख लो, 1 मिनट। और चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा वैश्विक स्तर पर व्यापार में विकसित देशों से अधिक अल्प विकसित व गरीब देशों को महत्व देना होगा। गरीब देशों को महत्व देना होगा। तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए इस रिपोर्ट के प्रमुख
पॉइंट, जिसमें पहला है अलग विकसित देशों को अपने संसाधनों पर पूर्ण दायित्व या अधिकार, दायित्व भी उन्हीं का होगा, पूर्ण अधिकार भी उन्हीं का होगा। अलग विकसित देशों के साथ व्यापार कर सकेंगे। विकसित देशों द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी, अगर विकसित देश कोई टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का मूल्य जो रहेगा वो गरीब देश या फिर अलग विकसित जो देश है उनके लिए कम निर्धारित करना होगा। जो विकसित देश है उनको वैश्विक स्तर पर व्यापार में विकसित देशों से अधिक अलग विकसित व गरीब देशों को महत्व देना होगा। अगर कोई विकसित देश है या फिर वो दूसरे वैश्विक स्तर पर कोई व्यापार किया जा रहा है तो उसमें वैश्विक जो विकसित देश है उनके बजाय जो अलग विकसित या गरीब देश है उनको महत्व देना होगा। इस तरीके से आपके इस सम्मेलन के रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु होते हैं और ये पूरी जो स्थिति है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ये पूरी होती है आपकी यहाँ पे। और इसी जो रिपोर्ट में जो कहा गया था, कहने का मतलब मैंने सॉरी वहाँ पे लिखाना भूल गया आपको, जो रिपोर्ट में कहा गया था, आपके रिपोर्ट में ये कहा गया था लास्ट में, जो भी मैंने रिपोर्ट लिखाई थी उस रिपोर्ट में जो बातें लिखवाई थी, इस रिपोर्ट में जो वैश्विक स्तर पर जो व्यापार व्यवस्था वो में सुधार जो किए गए थे, प्रावधान जो लागू किए गए थे, इससे ही क्या कहा जाता है वहाँ पर लिख लेना, इससे ही ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। इसे ही नव, मैं लिखवाना भूल गया वहाँ पर थोड़ी सी बात, तो उसी को क्या कहा जाता है, इसे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट में लिखवाया था मैंने लास्ट में, वहाँ पर लिखना है आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है बस। और ये रिपोर्ट के आपके प्रमुख बिंदु, इस तरीके से जो ये पूरी व्यवस्था है इसको नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है और हमने इसके पूरे पॉइंटों को पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके नोट्स बना लेने हैं, इस तरीके से याद करने हैं। ठीक है, समझना अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट को मैंने जिस तरीके से समझाया उस तरीके से समझ के और फिर पढ़ना, याद भी होएगा और आपके लिए। ठीक है, अब इस तरीके से ये आपका टॉपिक होता है खत्म। शीत युद्ध के दौर का जो आपका पहला टॉपिक था इस बुक का, वो पहला टॉपिक आपका खत्म होता है। 10 या 11 क्लास लगभग हो चुके हैं, इन 11 क्लासों में थोड़ा थोड़ा करके हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है और पूरा हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाता है तो मेरे को बताना, और कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे को बताना। और रही बात अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, पहले इसको अच्छे तरीके से आप 1-2 बार रिवीजन करो, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। छोटे क्वेश्चन किस तरीके से वो करना होता है, अप्रोच लगानी होती है, बड़े क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे और उनमें किस तरीके से आंसर राइटिंग की जा सकती है, किस तरीके से आप अपनी अप्रोच लगा सकते हैं, बड़ा आंसर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपका एक टॉपिक खत्म होता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो भी 12वीं क्लास में पॉलिटी पढ़ रहा हो, अगर उसको लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक वो कर रहा हूँ तो उनके पास सभी के पास भेजने की कोशिश करो जिनके पास 12वीं क्लास में पॉलिटी है। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और लाइक करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो उसमें मिलते हैं, अगले टॉपिक की चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, ओके।